Good morning, friends. Now it's time to discuss question answers of chapter 2 of history, that is the March to Freedom 1919 to 1947. 1919 to 1947 के टाइम पीरियड को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था रीडिंग पार्ट में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर. वी विल बिगिन विथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर. क्वेश्चन 1 में आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में. आंसर ऑन 13 अप्रैल 1919. बच्चे डेट याद करनी और डेट सही लिखना बहुत ज़रूरी होता है हिस्ट्री में. ऑन 13 अप्रैल 1919 a peaceful public meeting was going on in Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of Dr. Kichliu and Dr. Satyapal. 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे एक पब्लिक मीटिंग के लिए. वहाँ पर लोग शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे हुए थे इस बात को डिस्कस करने के लिए कि हम प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल. जो अंग्रेजों ने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को अरेस्ट कर लिया था इसके विरोध में हम एक प्रोटेस्ट करेंगे. इस बात को लेकर वहाँ पर एक पीसफुल पब्लिक मीटिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में. वहाँ पर क्या हुआ, जनरल डायर वॉज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर. उस समय में मतलब इस समय के दौरान जो अमृतसर के मिलिट्री कमांडर थे वो थे जनरल डायर. ही सराउंडेड द जलियांवाला बाग एंड ब्लॉक्ड इट्स ओनली एग्जिट. इन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जलियांवाला बाग को उनके सैनिकों ने जलियांवाला बाग को घेर लिया और उसका जो एक अकेला रास्ता था बाहर निकलने का उसे भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया. मतलब बाहर जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया. बाय दिस एक्ट द क्राउड वॉज ट्रैप्ड इन द ग्राउंड. इससे क्या हुआ कि जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे वो उस ग्राउंड में फंस गए क्योंकि बाहर जाने का एक अकेला रास्ता था वो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था. सोल्जर्स विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन द हेल्पलेस मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन गैदर्ड देयर. सोल्जर्स ने सैनिकों ने बिना कोई वार्निंग दिए वहां पर इकट्ठा हुए जो लोग थे, जो आदमी थे, औरत थे और यहाँ तक कि वहाँ पर बच्चे भी इकट्ठे हुए थे, उन पर ओपन फायर कर दिया. मोर देन 1000 डाइड. और इस हत्याकांड में हजारों लोग मर गए एंड मैनी मोर वर इंजर्ड. और कई लोग जख्मी हो गए. क्वेश्चन 2 डिस्कस द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है. आंसर दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली. यह मूवमेंट स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने. मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों को अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है. इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था. इस मूवमेंट के स्टार्ट होने का क्या रीज़न था उसे हम डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो चेंज हो गई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था बच्चे, यहाँ पर 1914 टू 1918 का जो समय था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था. 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और इसके ख़त्म होने के बाद विश्व की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो बदल गई थी. ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स वर इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द रूलर ऑफ तुर्की. उस समय जो तुर्की का शासक था, जो तुर्की का रूलर था, उस पर अंग्रेजों ने अपमानजनक शर्तें डाल दी थी. द रूलर ऑफ तुर्की वॉज ऑल्सो द खलीफ ऑफ मुस्लिम्स. यहाँ पर ये मुद्दा धर्म से जुड़ गया. क्यों जुड़ गया? क्योंकि जो तुर्की का राजा था, तुर्की का जो रूलर था वह मुस्लिम्स का खलीफ था. खलीफ कौन होता है? दे रिगार्डेड हिम एज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम. वो उसे मुस्लिम्स का रिलीजियस धार्मिक गुरु मानते थे. थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे विश्व में मुस्लिम तुर्की के राजा को अपना धार्मिक गुरु मानते थे. द मुस्लिम्स इन इंडिया wanted to bring pressure upon Britain to change its policies towards तुर्की. तो जो भारत में मुसलमान थे वे चाहते थे कि ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ जो पॉलिसीज को अपना रहा है पहले विश्व युद्ध के बाद उसे चेंज कर ले. क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम्स है वो उनके तुर्की का जो रूलर था वो उनका धार्मिक हेड था, इसीलिए
भारत के मुस्लिम्स ने ब्रिटेन को फोर्स किया, प्रेशर डाला उन पर कि तुर्की के अगेंस्ट जो उन्होंने पॉलिसीज चलाई हैं उनको बदले। All these developments resulted in the famous खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 और यही सब बातें थी जिनकी वजह से भारत में 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3 इज हाउ वॉज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बच्चे, आज़ादी के लिए जो हमने संघर्ष किया था उसमें दो मूवमेंट बहुत ज़्यादा मेन थे। पहला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि सहयोग नहीं करना है और सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है कि अवज्ञा करनी है, सिविल हाथ जोड़कर अवज्ञा करना, सविनय अवज्ञा करना। तो इन दोनों मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन के आंसर में हमें डिस्कस करना है। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ गांधी जी द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गांधी जी की लीडरशिप में। और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहता था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो एम था वो ये था कि अंग्रेजों द्वारा बनी गई चीज़ों को प्रयोग करना बंद कर दे और इसकी बजाय भारत में बनी हुई चीज़ों को ही प्रयोग किया जाए। लेकिन जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसका जो फोकस था वो बहुत बड़ा था। वो क्या था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो मेन एम था वो ये था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। इट वॉज स्टार्टेड, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन, sorry, it was different from the non-cooperation movement. Civil disobedience movement non-cooperation movement से अलग था। This movement focused on complete independence. Civil disobedience movement focus करता था complete independence पर, पूर्ण स्वराज पर, making the British administrators helpless and functioning of the government difficult. इसका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को असहाय कर दिया जाए और गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है, उनके जो कार्य हैं, उनको भारत में मुश्किल कर दिया जाए। क्वेश्चन 4 इज ब्रीफली डिस्कस अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कस करना है। आंसर इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कानपुर इन दिसंबर 1925। फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कानपुर में। कब? दिसंबर 1925 में। The main aim of the Communist Party was to establish a classless society. इस कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन एम था वो ये था कि भारत में क्लासलेस सोसाइटी स्थापित की जाए। They also propagated their idea of state ownership of all means of production. नेक्स्ट एम इनका ये क्या था कि ये चाहते थे कि प्रोडक्शन के सभी साधनों की मलकियत स्टेट को दे दी जाए। लास्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू दिस द वर्कर मस्ट हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट। और प्रोडक्शन की जो सभी साधन हैं उनकी जो मलकियत है वो स्टेट को दे दी जाए। इसका मतलब सीधे सीधे ये भी निकलता है कि जो वर्कर्स हैं, जो वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें भी प्रॉफिट का एक शेयर दिया जाए। सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ना ले, बल्कि उन वस्तुओं का उत्पादन करने में जो वर्कर्स का एफर्ट्स होते हैं उन्हें उन एफर्ट्स के बदले में प्रॉफिट का एक शेयर भी दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 12. Write down this question answer in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.